हाँ तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नॉलेज बुक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में अपन आपके बीएसटीसी और पीटीईटी की तैयारी को और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए शिक्षण अभिक्षमता के 50 प्रश्न सोल्व करेंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, 50 प्रश्नों को आज सोल्व करने वाले हैं। और आपको पता है कि आपकी परीक्षा में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आपको भी पूरे अटेंशन के साथ क्लास को देखना है और हर एक प्रश्न का उत्तर कमेंट करना है, ठीक है, ताकि ये प्रश्न यहीं पर याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है ना, उसमें आपसे पूछा है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्याय संप्रेषण होना चाहिए। बताइए प्राथमिक कक्षाओं में अपन को किस प्रकार से संप्रेषण करना चाहिए, अंग्रेजी में, राष्ट्रभाषा में, विदेशी भाषा में या फिर मातृभाषा में। तो प्राथमिक कक्षाओं में प्राय जो संप्रेषण होना चाहिए ना, वो मातृभाषा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मातृभाषा में, यानी कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसी में करवाओ, ताकि वो अधिक रुचि लेकर पढ़ सके, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण में आत्मसंतोष प्राप्त होता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? कभी नहीं, हाँ, नहीं या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल एक शिक्षक को अपने सार्थक संप्रेषण से आत्मसंतोष प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही बात है और हम इससे सहमत हैं। हाँ, हम इससे सहमत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि संप्रेषण कला में भी सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। बताइए, हाँ, नहीं, संभवतः या फिर कभी नहीं। तो देखिए संप्रेषण कला में ना सभी में दक्षता समान रूप से नहीं पाई जाती है ना। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन सेकंड कि संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान नहीं होती है, सभी की भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है। बताइए क्या शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है, और करती है तो कैसे करती है? बताइए, क्लास पूरा करने में, काम बढ़ाने में, मनोरंजन करने में या फिर शिक्षण प्रभावी बनाने में। तो देखिए जो शिक्षक प्रौद्योगिकी है ना, ये एक शिक्षक की है ना शिक्षण को प्रभावी बनाने के रूप में सहायता करती है। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता किसको होती है? बताइए, शिक्षक को, किसान को, डॉक्टर को या फिर शिक्षार्थी को। यानी कि प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसको निम्न में से 4 ऑप्शन में से किसको संप्रेषण में दक्षता हासिल करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना, वो अपना ऑप्शन फर्स्ट, शिक्षक को। बिल्कुल शिक्षक की संप्रेषण कला में एकदम दक्षता होनी चाहिए, ताकि वो अपने विद्यार्थियों को प्रभावी रूप से शिक्षण करा सके, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आप एक टीचर है, मध्याह्न अवकाश में आप यदि अपने साथियों के साथ चाय पान करते हैं तो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए। बताइए आपका क्या लक्ष्य होना चाहिए? चाय पान व्यवस्था का निरीक्षण करना, विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना, साथियों की आलोचना करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक आदर्श शिक्षक होने के तौर पर अपने को है ना मध्याह्न पे जब अपन चाय पान करें, अपने साथियों के साथ बैठे ना, तब अपने को विद्यालय संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि जन चेतना उत्पन्न करने हेतु अध्यापक को चाहिए। बताओ अध्यापक को क्या करना चाहिए जन चेतना जागृत करने के लिए? जन चेतना पर लेख प्रकाशित कराएं, जन चेतना पर अनेक व्याख्यान दें, सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे या जनमानस से बिल्कुल दूर रहें। तो अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर होगा ना, वो होगा अपना ऑप्शन थर्ड कि सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, तभी हम जन चेतना उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि ग्रीष्म अवकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप बताओ, यानी कि जब गर्मी की छुट्टियां चल रही है ना, तब सरकार ने व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया है। अब बताओ आप क्या करोगे? कोशिश करेंगे कि परिवार, यहाँ परिवार है, परिवार को भी समय दे और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके। किसी जुगाड़ के माध्यम से अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे, या फिर ग्रीष्म अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रमों को स्थगित कर संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे, या फिर अध्यापक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय ना बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर होगा ना, वो होगा अपना ऑप्शन ए कि कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दे पाएँ और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग ले सके, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो हो जाएगा ये एकदम पॉजिटिव जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि एक शिक्षक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सही होगी? बताइए, जितना संभव हो सके तेज और स्पष्ट रूप से लिखना, पहले विषय वस्तु को लिखाना और फिर छात्रों को इसे पढ़ने के लिए कहना, एक प्रश्न पूछना और फिर विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए उत्तर लिखना, या फिर महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। तो देखिए
ब्लैक बोर्ड पर लिखने की सबसे सही विधि होगी ना, वो होगी आपके ऑप्शन 4, महत्वपूर्ण बिंदुओं को यथासंभव स्पष्ट रूप से लिखना। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष का सार तत्व है, बताइए प्रभावी कक्षा कक्ष का सार तत्व क्या है? विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया, पिन ड्रॉप साइलेंस या फिर लोकतांत्रिक अनुशासन। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपना ऑप्शन सेकंड कि जीवंत छात्र और शिक्षक अंतःक्रिया, बिल्कुल ये कक्षा कक्ष का सार तत्व होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में खाली समय में क्या करेंगे, बताइए। यानी कि आप आपके विद्यालय में खाली समय में बैठे हैं, यानी कि आपके पास टाइम है, तब उस टाइम को आप कैसे यूज करोगे बताओ। अध्यापक कक्ष में आराम करेंगे, पुस्तकालय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, कार्यालय में लिपिकों से बात करेंगे या विद्यार्थियों के गृह कार्य को जांचेंगे। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकंड कि पुस्तकालय में हम पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे। जो खाली समय मिलेगा उसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें या बातें पढ़कर हम अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि आपके आसपास कुछ शिक्षक छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं, इस स्थिति में आप क्या करेंगे बताओ। यानी कि आपके साथी टीचर है ना, वो छात्रों का मजाक उड़ा रहे हैं, तब आप क्या करोगे? उन्हें शीलता से समझाएंगे कि वे चुटकुलों में समय बर्बाद न करें, जगह छोड़ देंगे, खाली समय गुजारते समय उनकी भाषा का ध्यान रखने को कहेंगे, या फिर आलोचनात्मक बनेंगे और उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे। तो देखो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो भी हो जाएगा ऑप्शन 4 कि बिल्कुल हम आलोचनात्मक बनेंगे और उन्हें उनके शिक्षण व्यवसाय की महानता के बारे में याद दिलाएंगे। बिल्कुल, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना उचित होगा क्योंकि, बताइए मातृभाषा में ही पढ़ाना क्यों उचित होगा? इसमें विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने को मिलेगा, इससे बालकों में आत्मविश्वास का विकास होगा, इससे बौद्धिक विकास में सहायता मिलेगी या इससे सीखने में आसानी होगी। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट कि इससे विद्यार्थियों को स्वाभाविक वातावरण में सीखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, जो उनके घर की भाषा है यानी कि घर का माहौल और विद्यालय का माहौल एक जैसा हो जाएगा भाषा में और उनको सीखने में आसानी होगी और वो रुचि से सीखेंगे भी सही। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि यदि आपके अभिभावक आपकी बहन को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं तो बताओ तब आप क्या करोगे? आप उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, आप इसके नुकसान बताएंगे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे परफेक्ट जो उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा अपना ऑप्शन फर्स्ट कि हम उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। बताइए जो प्राप्त संकेत है उसे व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की जो प्रक्रिया है ना उसे क्या कहते हैं बताओ? निकूटन, संप्रेक्षण, सुसाध्यक या फिर विकूटन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन सेकंड संप्रेक्षण। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि आपको यदि व्यवसाय के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे, यानी कि आप कौन से व्यवसाय को चुनेंगे बताइए? चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षण को या फिर कानून को। तो देखिए आप एक बीएसटीसी के स्टूडेंट हो और आपको है ना आगे जाके टीचर बनना है, तो आपको इस ऑप्शन में टिक करना है शिक्षण को। किसको? शिक्षण को। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन हो गई है, इस कथन से आप बताइए, इस कथन से आप सहमत है या असहमत है बताओ? सहमत है, असहमत है, आंशिक रूप से सहमत है या संभवतः? तो देखिए आज की जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है वो सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन हो गई है, ये बात थोड़ी थोड़ी सही है, यानी कि हम आंशिक रूप से सहमत है ना, आंशिक रूप से सहमत है। ऑप्शन थर्ड जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि शीर्ष गोपनीय संप्रेक्षण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेक्षण के मध्य की दूरी होनी चाहिए, यानी कि जो संप्रेक्षण कर रहे हैं ना गोपनीय संप्रेक्षण उन दोनों के मध्य कितनी अधिकतम दूरी होनी चाहिए बताइए? 12 से 20 इंच, 1 से 2 इंच, 8 से 12 इंच या 3 से 6 इंच। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपना ऑप्शन 4, बिल्कुल 3 से 6 इंच की मध्य की दूरी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में बताइए इसके साथ साथ उनके नुकसान क्या है?
तर्क शक्ति और विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, मनोरंजन की भावना को कम करता है, या फिर थकान उत्पन्न करता है। तो देखिए गृह कार्य से स्वाध्याय प्रेमी तो बनता ही है, लेकिन इसके साथ ही उसमें थकान भी उत्पन्न होती है। क्या होती है? थकान उत्पन्न। तो बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। यानी कि कोई विद्यार्थी आपका, उसने आपसे अप्रासंगिक प्रश्न पूछा है, बताओ उस कंडीशन में आदर्श शिक्षक होने के नाते आप क्या करोगे? उसका उपहास करेंगे, उसको गलती का आभास कराएंगे, उसकी अवहेलना करेंगे, या उसको अन्य अवसर नहीं देंगे। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कि उसको उसकी गलती का आभास कराएंगे कि उसने ये गलती करी है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि परीक्षा के विद्यार्थी होने के नाते आप टेलीविज़न पर किस प्रकार के कार्यक्रम देखना पसंद करेंगे। बताइए, शिक्षा संबंधी, मनोरंजन संबंधी, धार्मिक, या फिर समाचार। तो अपने इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर है वो है अपना ऑप्शन फर्स्ट, कि हम शिक्षा संबंधी कार्यक्रम देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि गणित किस प्रकार का विषय है। बताइए, तर्क पर आधारित है, कठिन है, सरल है, या अरुचिकर है। तो देखिए गणित एक तर्क पर आधारित विषय है। किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नहीं बताना है सच्चाई कि आपको कठिन लगता है क्या लगता है। ठीक है, आपको बताना है कि ये तर्क पर आधारित है। ओके, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में वाद विवाद कब उपयोगी है। बताइए, प्रत्येक उसमें भाग ले, इससे उत्तेजना उत्पन्न हो, इसमें विचारों का उद्दीपन हो, या सभी विचारों का समावेश पूर्ण निर्णय तक पहुँचे। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना, वो जाएगा अपना ऑप्शन 4, कि सभी विचारों के समावेश पूर्ण निर्णय पर पहुँचे। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि कक्षा के अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया पर किसका प्रभाव पड़ता है। बताइए, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभव का, अध्यापकों के पढ़ाने की विधियों का, अध्यापकों के व्यवहार का, या साथियों के सहयोग का। तो देखिए कक्षा में अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया में जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है वो है अध्यापकों के पढ़ाने की विधियाँ। बिल्कुल जो शिक्षण विधि है उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि समाचार पत्रों में आप किस प्रकार की सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे। बताइए, मनोरंजन संबंधी, राजनीतिक, विज्ञापन, या नई खोज और नई पद्धति संबंधी। तो देखिए एक आदर्श शिक्षक होने के नाते अपन है ना नई खोज और नई पद्धतियों संबंधी सामग्री पढ़ना पसंद करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि यदि विद्यार्थी अनुशासनहीन हो जाए तो अध्यापक या अध्यापिका को क्या करना चाहिए। बताओ, उनकी अपेक्षा करें, उनको सजा दे, कारण पता करें, या प्रधानाध्यापक को सूचित करें। तो देखिए एक अध्यापक होने के नाते अपने को करना चाहिए कि उसका कारण पता करें। ठीक है, कि वो अनुशासनहीन क्यों हो रहे हैं, इसका कारणों को जानो और फिर उसको दूर करो। ठीक है, तो ऑप्शन 3 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि यदि आपकी कक्षा में एक बच्चा ध्यान नहीं दे रहा तो आप क्या करेंगे। बताओ, उसे दंड देंगे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, उसे ध्यान देने को कहेंगे, या उन बच्चों के उदाहरण देंगे जो ध्यान देते हैं। तो देखिए किसी भी बच्चे का ध्यान आकर्षित करना है ना, तो इसका सबसे बढ़िया उपाय होता है कि उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, है ना। ऑप्शन सेकंड जो है ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर कक्षा अध्यापक प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से अधिक उपयुक्त है, क्योंकि। बताइए इन दोनों में क्या अंतर है, या फिर कक्षा अध्यापक प्रणाली क्यों श्रेष्ठ है। बताओ, विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है, न्याय संगत गृह कार्य संभव है, अधिक अध्यापक विद्यार्थियों के संपर्क संभव है, या फिर विषय ज्ञान का विशिष्टीकरण संभव है। तो अपने इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वह अपना ऑप्शन फर्स्ट के विभिन्न विषयों का सहसंबंध संभव है। तो कक्षा अध्यापक प्रणाली है ना ये बिल्कुल उचित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। बताइए एक नेता के निर्णय किस पर निर्भर करते हैं। नेता के स्थानीयकरण पर, समूह के सदस्यों के अनुसार लचीलेपन पर, समूह के सदस्यों के सहयोग पर, या समूह के सदस्यों की सलाह पर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो है अपना ऑप्शन 4 कि समूह के सदस्यों की सलाह पर ही प्रजातांत्रिक नेतृत्व के एक नेता के निर्णय निर्भर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के व्यापक शब्द का अर्थ है। बताइए व्यापक शब्द का अर्थ क्या है।
इसमें शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्रियाएं निहित है, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित है, इसमें छात्रों के विषयों की ग्रेड निहित है, या इसमें असंज्ञानात्मक क्षेत्र निहित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना अपने, वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि इसमें शैक्षिक और सहशैक्षिक क्रियाएं दोनों निहित होती है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा अध्यापक, बताइए मूल्यांकन के द्वारा अध्यापक क्या कर सकता है? विद्यार्थियों के बारे में सूचना इकट्ठी करता है, कक्षा के विद्यार्थियों का वर्गीकरण करता है, व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है, या विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ना अपना, वो होगा ऑप्शन थर्ड कि व्यवहार परिवर्तन के प्रमाण इकट्ठा करके निर्णय लेता है। बिल्कुल मूल्यांकन से ये उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठ पोषण प्रदान करता है। बताइए किसे पृष्ठ पोषण प्रदान करता है सतत और व्यापक मूल्यांकन? अध्यापक और माता पिता के लिए, बालक अध्यापक के लिए, बालक अध्यापक और माता पिता के लिए, या फिर तंत्र के लिए? तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन है ना, ये पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक प्रदान करता है बालक और अध्यापक को। किसको करता है? बालक और अध्यापक को। बिल्कुल ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास की आवश्यकता है। बताइए अगर अपने को वार्षिक परीक्षा प्रणाली में कोई सुधार करना हो तो किस में करना चाहिए? मूल्यांकन प्रक्रिया में, समय प्रणाली में, लिखित एवं प्रायोगिक कार्यों में, या फिर रिपोर्ट कार्ड में? तो देखिए वार्षिक परीक्षा प्रणाली है ना, इसमें अगर सुधार करना है तो वो अपने को मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित, यहाँ पर निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन सी आदत का विकास करता है? बताइए सतत अध्ययन का, स्वयं अध्ययन का, व्यक्तिगत अध्ययन का, या फिर निरंतर और स्वयं अध्ययन का? तो देखिए सतत और व्यापक मूल्यांकन है ना, वो अधिगमकर्ता में निरंतर एवं स्वयं अध्ययन का गुण विकसित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि एक छोटा बच्चा किसकी आदतें ग्रहण करता है? बताइए उसके मित्रों की, सहपाठी एवं विद्यालय के मित्र की, परिवार के सदस्यों की, या फिर उसके अध्यापकों की? तो एक छोटा बच्चा जो होता है ना, वो हमेशा अपने अध्यापकों की आदतें ग्रहण करता है, इसलिए एक आदर्श शिक्षक को अपना व्यक्तित्व अच्छा रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 जो है यह आपका सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि मैं अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति की कोशिश इस आशा के साथ करता हूं कि वे भी आज्ञाकारी और वफादारी से मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। इस प्रकार का नेतृत्व कहलाता है, यानी कि जो नेतृत्व है ना वो क्या कहलाता है? बताओ, प्रजातांत्रिक, प्रभुत्ववादी, समझौतावादी, या फिर आशावादी? तो देखिए ये जो नेतृत्व है ना ये आशावादी है। वो आशा कर रहा है कि अगर मैं मेरे जो समूह के लोग हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो मैं भी बदले में आशा करता हूं कि वो भी है ना वफादारी के साथ मेरे नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। तो ये एक आशावादी नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर है। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि विद्यार्थी के हित में अध्यापक का उत्तरदायित्व निहित है। बताइए अध्यापक का उत्तरदायित्व किस में निहित है? विद्यालय में, विद्यालय और समाज में, खेल मैदान में, या फिर बाजार में? तो देखिए विद्यार्थी के हित में अध्यापक का जो उत्तरदायित्व है ना वो विद्यालय और समाज दोनों में है। कहाँ पर है? विद्यालय में भी है, समाज में है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि आपकी दृष्टि में एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए, यानी कि साफ साफ प्रश्न में पूछा है कि प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा होना चाहिए? बताओ, उच्च योग्यताधारी, निष्पक्ष, ज्ञानवान, या फिर कठोर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अपना ऑप्शन सेकंड, निष्पक्ष। बिल्कुल एक प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए निष्पक्षता का गुण, यानी कि किसी में भी वो किसी प्रकार का पक्षपात न करे। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ये अपना सही उत्तर होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि समूह का मनोबल बनाए रखने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? बताइए स्पष्ट उद्देश्य, समूह में एकता, समूह के सदस्यों की संपन्नता, या फिर समूह द्वंद्वता? तो देखिए समूह के मनोबल को बनाए रखने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व है ना वो है आपके ऑप्शन फर्स्ट, स्पष्ट उद्देश्य। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि आपकी दृष्टिकोण से अध्यापन व्यवसाय है। बताइए अध्यापन व्यवसाय के बारे में आपके क्या विचार है? रुचिकर और कठोर है, सरल लेकिन अरुचिपूर्ण है, रुचिकर और उत्तरदायित्वपूर्ण है, या फिर अपेक्षाकृत कम उत्तरदायित्वपूर्ण है? तो देखिए जो अध्यापन व्यवसाय है ना ये पहले तो रुचिकर है और उत्तरदायित्वपूर्ण भी है। तो ठीक है, ऑप्शन थर्ड जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न अपन से पूछा है कि आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि, यानी कि बताइए आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश क्यों की गई है?
शिक्षक उनके शिक्षार्थियों को जानते हैं। अध्यापक वे ही प्रश्न पूछते हैं जो उन्होंने पढ़ाए हैं। अध्यापक उनके विद्यार्थियों के सच से अच्छे निर्णय होते हैं, या फिर विद्यार्थी परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो परफेक्ट उत्तर होगा ना अपना, वो होगा ऑप्शन 4 कि आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली में विद्यार्थी परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, यानी कि जो प्रभावी निर्णय निर्माण है ना, ये किस पर निर्भर करता है बताओ? नेता पर, सदस्यों पर, नेता व सदस्य दोनों पर, या दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर? तो देखिए प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर, यानी कि नेता और सदस्य दोनों के मध्य जो अंतःक्रिया ना उस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग, बताओ निम्न 4 बातों में से कौन सी बात पर आपको ज़्यादा क्रोध आता है? मेरी बात नहीं मानते हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, या आपस में झगड़ा करते हैं। तो देखिए मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग किसी निर्दोष को दोष देते हैं। बिल्कुल ऑप्शन 3 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि किसी निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है ना जब बहुत भयंकर क्रोध आता है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? बताइए। प्रशासनिक सुधार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, या श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके? तो देखिए शिक्षा में सुधार अगर किसी प्रकार से संभव है ना, तो वो इस प्रकार से संभव है कि श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करके। बिल्कुल विद्यालय में श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति कर दो, इससे शिक्षा में सुधार संभव है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है कि छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापकों को चाहिए कि, यानी कि जो छात्र है उनको आपने पाठ पढ़ाया और छात्रों को पाठ समझ में नहीं आया, तब आपको क्या करना चाहिए बताओ? दोबारा समझाएंगे, अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे, या प्रश्न पूछेंगे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा अपना ऑप्शन 1 कि हम दोबारा समझाएंगे। अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो उन्हें दोबारा समझाएंगे, तिबारा समझाएंगे, बार बार समझाएंगे। ठीक है, अपना यही फर्ज होता है। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन से पूछा है, छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए। दुष्परिणाम बताने चाहिए, उदाहरण देकर समझाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, या फिर ताड़ना देकर? तो अपना इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ना वो हो जाएगा अपना ऑप्शन 1 कि अपने को इसके दुष्परिणाम बताने चाहिए। बिल्कुल अध्यापक को करना चाहिए कि कोई भी विद्यार्थी जो चोरी करता है ना उसे चोरी के दुष्परिणामों से अवगत कराए। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है कि विषयों के चयन के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है? विद्वता की, शैक्षिक निर्देशन की, व्यावसायिक निर्देशन की, या फिर छात्रों की इच्छा की? तो देखिए विषयों के चयन के लिए जो आवश्यक है ना वो है विद्यार्थियों की इच्छा। बिल्कुल ऑप्शन 4 जो है ये अपने सही उत्तर हो जाएगा कि छात्रों की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो है ये अपना सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों अपन से पूछा है क्वेश्चन नंबर 50 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, जिसमें आपसे पूछा है कि अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी प्राप्त होती है, कहीं से प्राप्त होती है बताओ? इतिहास की पुस्तकों से, समाचार पत्रों से, रेडियो समाचार से, या विश्व भ्रमण से? तो देखिए अध्यापक को देश विदेश की घटनाओं की अच्छी जानकारी अगर प्राप्त होती है ना तो वो होती है समाचार पत्रों से। कहीं से होती है? समाचार पत्रों से। बिल्कुल ऑप्शन 2 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और आज की क्लास में फिलहाल अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लास को आपके दोस्तों तक शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।